ताकि जल्दी आप भी फारिग हो और मैं भी इंशाल्लाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 97। हाँ जी 9 वाह बाजार रोज़ाना दा खबर कोमा राजी राजी ये पोर्शन कर ले वो भी हो जाएगा। 97 को देखे बच्चे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द वर्क डन इज द मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर ए आइसोथर्मल, सही है बच्चे में। ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में एनर्जी या टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट। तो जो चीज़ कांस्टेंट होगा बराबर है कन्नद अल्लाह बोली स्टडेश पे कसंगा अरे गमा वो दा खतरनाक है ना इंशाल्लाह बोल पाना इसम ना वो हाँ वो अच्छा जो चीज़ कांस्टेंट होते हैं बच्चे तो उसके अंदर फिर चेंज नहीं आता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर नहीं होगा। नो डेल्टा क्यू अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर देंगे तो उस वक्त सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में यूटिलाइज होगा। तो वर्क डन इज सेड टू बी मैक्सिमम। सही था बच्चे में। क्वेश्चन नंबर है 98। ड्यूरिंग इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन of 5 mole of a gas, the internal energy decreases by 75 joule. The work done during the process is option number D plus 75 joule. देखिए क्वेश्चन नंबर है 98। According to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. बच्चे एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है बच्चे में, हीट। इसको हम डेड सेंटर कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। क्या कहते हैं बच्चे में, डेड सेंटर। न इनहेल होता है और न एक्सहेल, न कोई हीट सिस्टम से बाहर जाता है और न बाहर से अंदर आता है। ठीक है बच्चे में। नो द हीट विल बी कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट होगा बच्चे, डेल्टा क्यू सॉरी। तो जब हीट कांस्टेंट होगा नो डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट नहीं आएगा। Q रिमेन कांस्टेंट, डेल्टा Q विल बी जीरो। नो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप इसको पुट कर ले, नो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 में बच्चे पुट कर ले तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी न तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा ना वर्क। लेकिन अगर आप चाहते कि चेंज आए तो आ सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आइदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। नो बच्चे अगर आप ये वर्क पॉजिटिव लेंगे तो एनर्जी इस तरफ आके क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, एनर्जी डिक्रीज होगी। इसको क्या कहते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन इसको कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और उसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, और वी कैन सिंपली से दैट द इंटरनल एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क। आप लोग जब काम करते हैं तो थक जाते हैं कि नहीं, तो आपकी भी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है ना। ये जो आप भी वर्क कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरनल एनर्जी। सही था बच्चे में। नो इंटरनल एनर्जी क्या हो चुकी है, डिक्रीज। नो वर्क को क्या लेंगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे। नो प्लस 75 विल बी द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 99। क्वेश्चन नंबर है 99। क्वेश्चन नंबर 99 राजी पा के बच्चे में आओ कर नज़र आता खा खा 99। अच्छा, इन अ thermodynamic system with 2 mole of a gas, 30 joule of heat is released and 22 joule of work is done on the gas है बच्चे में, on the system है। Given that the internal energy of the sample was 20 joule, what will be the final internal energy? Now, according to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं जानते? ठीक है बच्चे में। अच्छा, तो बच्चे अगर आप हीट देते हैं, सिस्टम को हीट देते हैं और एक हीट ले रहे, दोनों को ज़रा देखे, ज़रा क्वेश्चन को डिटेल से बच्चे क्या लिखा हुआ है बच्चे में, क्या लिखा हुआ है,
30 जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड यानी रिमूव्ड। जब रिमूव होगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना यार। व्हेन इट इज एडेड it should be increased. When it is removed, when it is released, it should be taken negative. सही है बच्चे? No, minus 30 is equal to delta U plus delta W क्या है बच्चे? Work done on the gas है, on the gas है, on the system है। by the system positive है तो on the system negative होगा। more than 1000 शाह हता के बना करना वो नंबर में वर्क करे दो व्यायाम गलत है कि नंबर में वर्क करे दे 99 करना। ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम में फ़र्क है। ठीक है बच्चे? तो वर्क है कितना बच्चे? -22। ठीक है बच्चे में? हाँ नो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा? उस तरफ है -30, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +22 हो जाएगा। नो डेल्टा यू किसके बराबर है? UB माइनस UA इज इक्वल टू -8। -30 + 22 से क्या आएगा? वाह हाय हाय माइनस प्लस है का ना यार, -8 आ जाएगा ना। खुदा दे पैमान खुशाला का वाले गड़बड़ यार। अच्छा वरेगा का ना दाखो। अल्लाह अकबर। फाइनल एनर्जी मालूम करनी है बच्चे में। व्हाट विल बी द फाइनल इंटरनल एनर्जी? द फाइनल नो बच्चे UB इज इक्वल टू -8 + UA। हाँ तो इट इज़ -8 और UA कितना है बच्चे में? 20 है, 20 तो 12 जूल विल बी द फाइनल वैल्यू। दिस इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट ऑप्शन। सही था बच्चे में? 12 जूल। क्वेश्चन नंबर 100 ये क्लियर है? बोला दो चीज़ें हैं, हीट इज रिमूव्ड है, रिलीज्ड है, माइनस लिया, और वर्क डन ऑन द गैस है, ऑन द सिस्टम है, वो भी नेगेटिव है। बस सिर्फ इतना फ़र्क है, बाय द बॉडी और ऑन द बॉडी। हाँ और रिलीज़ और ऐड का से बस सिर्फ फ़र्क आपको अगर क्लियर है तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि और तो कोई मुश्किलात नहीं होंगी ना। दस सीधा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी द बचे सेंचुरी। ओ हो चिदा चट्टी को 100 नंबर पर लकदा जनती दे डायरेक्ट बकेम सी तेजी को रेखा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर एट अ गिवन टेम्परेचर। हाँ किसने क्या लिखा है? इस बच्ची से पूछते हैं। सरबी के सिर्फ बी हाँ मेल का सरबी सरबी सरबेक्सी दा बच्चे यो गोले दी ताकत वाला खुरैया खबर है। हाँ द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। शाबाश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। बच्चे ये डेंसिटी का क्यों नहीं हो सकता? ये डेंसिटी वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता? एट गिवन टेम्परेचर यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट देनो डेंसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। दस तक ना बच्चे में नो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर बेस्ट ऑप्शन होगा। वह वैसे भी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता ना। क्यों नहीं करता बच्चे प्रेशर पर? क्योंकि P और O का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर बढ़ता है P और O का जो रेशो है ना बच्चे में दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ जिंदाबाद। 101 द वेव मूविंग फ्रॉम अ सितार या गिटार जो भी है टू द लिसनर इज इन ईयर आर। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल इन प्रोग्रेसिव। वह साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर के होते हैं यार। खुदे दे पैमान द पहले दी तो गोरे साउंड वेव ट्रांसफर्स होता है क्या लॉन्गिट्यूडनल? पहले ये बताइए ना लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल। ठीक है ना? फिर ये बाकायदा ट्रेवल हो रहे, ट्रांसफ़र हो रहे, एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो कौन से प्रोग्रेसिव है कि स्टेशनरी? प्रोग्रेसिव। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड प्रोग्रेसिव ऑप्शन ए सही था बच्चे में। वो बच्चे साउंड वेव तो बेसिकली है ही लॉन्गिट्यूडनल, इसमें तो शक नहीं है। एंड दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द लिसनर, सो डेफिनेटली दे आर प्रोग्रेसिव नॉट स्टेशनरी। अब बच्चे में ओके। 102 what type of oscillations produce resonance? ना ऑप्शन बी फोर्स ऑसिलेशन है। रेजोनेंस इज बेसिकली अ गुड एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। लेकिन कौन सा फोर्स ऑसिलेशन है? इन विच रेजोनेंस कब होगा बच्चे? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? पीरियाडिक। वो फ्री ऑसिलेशन में तो रेजोनेंस हो नहीं सकता। फ्री ऑसिलेशन जानते हो, विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस का ना। फ्री ऑसिलेशन पे तो एक्सटर्नल फोर्स होता ही नहीं है, तो रेजोनेंस तो फ्री ऑसिलेशन के साथ कंसर्न नहीं करता ना। वह रेजोनेंस तो तब होगा व्हेन एक्सटर्नल एजेंसी इज देयर, एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। और जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तो वो क्या हो? फोर्स ऑसिलेशन है ना। लेकिन वो क्या होना चाहिए? पीरियाडिक फोर्स होना चाहिए, सच दैट कि उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी बच्चे किसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्या कर रही हो? मैच कर रही हो। और सिर्फ मैच करना भी ज़रूरी नहीं है, हाँ, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नेचुरल, तो तब भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चे? नो, दिस इज बेसिकली अ गुड एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। फ्री नहीं दिखा बच्चे में, फोर्स ऑसिलेशन की बेस्ट एग्जांपल है 103। द वेवलेंथ ऑफ साउंड मेड फ्रॉम अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज इज नियरली इक्वल टू 1 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना बच्चे? 103 वी किसके बराबर है बच्चे में? एफ लेमडा। तो लेमडा किसके बराबर होगा? वी और एफ। तो साउंड की स्पीड कितनी है बच्चे? रूम टेम्परेचर पर हम लेते 340, और फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे में? 330। नो 34 by 33, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, नियरली इक्वल टू 1। दैट्स इनफ। 104 we can differentiate about the source of sound through its overtones, ना ओवरटोन्स, यानी साउंड किस सोर्स से आ रहा है? साउंड का सोर्स कौन सा है? सितार है, गिटार है, वायलिन है, ढोल है, ड्रम है, व्हाटएवर। ये आपको इसकी पहचान कौन देता है? उससे आने वाले ओवरटोन्स। हाँ, ओवरटोन जानते हो ना, मल्टीपल टोन्स जो आते बच्चे, ये आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे बच्चे में। हाँ बच्चे, फ्रीक्वेंसी आपको किस चीज़ के बारे में? वो तो सिर्फ श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड, बारी आवाज़ है कि बारीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पिच ये बताता है। ठीक है बच्चे में? और लाउडनेस मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड शो करता है। ओवरटोन विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स, कि ये साउंड किस सोर्स का है। यार कोई बच्चा चीख रहा है, कोई बच्ची है, कोई अल्लाह का बंदे का, या कौन सा जानवर है, बकरा है, बकरी है, गाय, भैंस, आवाज़ में फ़र्क होता है कि नहीं होता? ये जो आप फ़र्क करते हो, पहचानते हो, ये ओवरटोन्स के ज़रिए होता है बच्चे। वाह जी वाह, सुभान रब्बियल आला। क्वालिटी ऑफ अल्लाह का बलास भी नवे नवे खबर थे शोरों की। बादाम दे तिस्कड़ी थी कसंगा, हाँ, पाम का वा दिमागुन नूर जमा बखल टोल बोतल दे पयो से वरा चोले देखा। 105 the frequency of the stationary waves in a string is directly proportional to option A, number of loops। ठीक है बच्चे में? ये क्लियर है? खबर होगा वही का ना। 105 Fn is equal to n by 2l divided by t by m। तो टन्स के साथ क्या रिलेशन है? हाँ, is directly proportional to number of tons। किसी और के साथ डायरेक्ट रिलेशन है? किसी और चीज़ के साथ? नो, स्क्वायर रूट फॉर्म में होगा, स्क्वायर डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ n के साथ है। हाँ बच्चे में 106 सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज ऑसिलेटरी। बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द टू एंड फ्रो मोशन एट अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर भी होगा एंड इट मस्ट बी ऑसिलेटरी एज वेल। ऑसिलेटरी भी होगा, रेक्टिलिनियर भी होगा, यानी हर लीनियर मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होता और ना हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट बी लीनियर, मस्ट बी ऑसिलेटरी। ठीक है क्या ना? स्पेशल केस है दोनों का। जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर है 107 अ पीरियाडिक मोशन मस्ट बी, ऑप्शन नंबर डी में बी एनीवन। पीरियाडिक मोशन के लिए सिर्फ इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होना ज़रूरी है। इसके लिए मोशन का ट्रांसलेटरी होना या रोटेटरी होना या वाइब्रेटरी होना कंडीशन नहीं है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बच्चे में। बोले परेशान है बच्चे? आओ खुदे बखैर की। हाँ,
वो गमुनमकवा 108 during any simple harmonic motion which of the following quantities remain constant? एनर्जी फोर्स हर पॉइंट पर चेंज होता है। मीन पॉइंट पर क्या होते हैं? मिनिमम 0 और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम। इस तरह डिस्प्लेसमेंट और इस तरह एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर चेंज होता है बच्चे में। एनर्जी थ्रू कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है तो वो भी वेरी करेगी। द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सही है बच्चे में। 109 if the amplitude of a wave is made 4 times, its energy will become 16 times. ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर है 109। आपको पता है बच्चे में एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एनर्जी का एम्पलीट्यूड के साथ किस फॉर्म में रिलेशन है? स्क्वायर फॉर्म में। मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहा हूँ बच्चे में। तो अगर आप एम्पलीट्यूड को 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे में? 6। एनर्जी 16 टाइम बढ़ेगी। एनर्जी 16 टाइम बढ़ेगी। ठीक है बच्चे में। 110 110 when a longitudinal wave propagates through a medium, the quantity transferred in the direction of propagation are option number D both A and C, energy and momentum both। क्या होगा ना बच्चे? वेव जब ट्रांसफर होता है तो वेव ट्रांसफर दा वो बच्चे आपने पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है बच्चे में? काइनेटिक एनर्जी p²/2m। काइनेटिक एनर्जी, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, या मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। बच्चे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों किसके साथ एसोसिएट करते हैं बच्चे? मोशन के साथ। काइनेटिक एनर्जी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और मोमेंटम भी सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट की तो ना काइनेटिक एनर्जी होगी और नहीं मोमेंटम होगा। जब एक वेव मूव करेगा मोशन उसमें पैदा होगा। मोशन यार, वेव इज द मोशन डिस्टर्बेंस थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर होगी तो मोमेंटम तो मस्ट होगा ना। ऐसा हो सकता है कि एनर्जी ट्रांसफर ना हो और मोमेंटम हो, या मोमेंटम हो एनर्जी ना हो? दोनों होंगे, मस्ट है। डी बचे में ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। 111 बचे विद इन द सेम मीडियम द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल इज ऑलवेज लेसर। ऑप्शन सी। गोरा बचे वेव की जो स्पीड है वो कितनी चीजों पे डिपेंड करती है बचे में? कितनी चीजों पे डिपेंड करती है वेव स्पीड? ऑप्शन ए इतनी चीजों पर, ऑप्शन बी उतनी चीजों पर, एंड ऑप्शन नंबर डी बहुत ज्यादा चीजों पर, एंड ऑप्शन नंबर ई किसी चीज पर भी नहीं। वन ऑफ दीज बेस्ट ऑप्शन है। वन ऑफ दीज जिंदाबाद अलग अदा पकी चौ वेलो बला जो बसलाड़े केमसी तो रसे देखा आओ का ना दस बला दे यार वो बचे आपको पता है ना ट्रांसवर्स में पार्टिकल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करके एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल में डायरेक्ट मूव करके जब आप एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे पैरेलल, इट इज मच मोर बेटर एंड मच मोर क्विकर। वेव की स्पीड कितनी चीजों पे डिपेंड करती है मौलाना से? अच्छा पढ़ू क्यों? स्पीड कितनी चीजों पे डिपेंड करता है बच्चे में? 2 चीजों पर का ना। नंबर 1 टाइप ऑफ वेव और दूसरा बच्चे में टाइप ऑफ मीडियम या नेचर ऑफ वेव, नेचर ऑफ मीडियम। नो टाइप ऑफ वेव या नेचर ऑफ वेव क्या है कि वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट कर सकता है देन द ट्रांसवर्स। सही था बच्चे में कहना। 112 a simple pendulum is suspended from a fixed support, the force acting at the supporting point at a given place। गोरा दा given place पर कि मस्त है। given place अगर आप निकाले तो ऑप्शन चेंज हो सकता है। एक जगह पर किस पे डिपेंड करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ द बॉब। इधर देखिए बच्चे में ये सस्पेंशन पॉइंट है। सस्पेंशन वो बच्चे में ये सस्पेंशन पॉइंट है। अब मुझे बताए इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? इस बॉडी के मास पर का ना, यानी इसका मास जितना ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा ना। वेट
और जितना ज़्यादा वेट होगा तो उतना ज़्यादा टेंशन पैदा होगा, तो सस्पेंशन पॉइंट पर उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। टेंशन जानते हो टेंशन क्या होता है बच्चे? टेंशन मीन्स खिंचाव का ना, खींचना, टाइटनेस, टाइटनेस। जितना ज़्यादा खींचेंगे खुद ज़्यादा टाइट होगा ना। ना चले वेट में छोड़ दे, ये एक रस्सी है और इधर बंधी हुई है, इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? आप पर करना। खुद जितना ज़्यादा खींचोगे उस पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और कम खींचोगे तो उस पर कम लगेगा, और नहीं खींचोगे तो नहीं लगेगा। वेट जितना ज़्यादा होगा रस्सी उतनी ज़्यादा खींचेगी, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगा। नो डिफिनेटली करना, एक जगह पर जी की वैल्यू क्या है वो तो फिक्स है। नो चेंज क्या होता है? मास। जितना बड़ा मास लगाओगे ज़्यादा वेट होगा, उधर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, और जितना कम मास लगाओगे कम वेट होगा, सस्पेंशन पॉइंट पर कम फोर्स पड़ेगा। नहीं समझे? हुई लगा ना बच्चे में? जिंदाबाद। 113 113 ये मैंने ठीक करेक्ट करवाया था बच्चे में आपको। इसमें थोड़ा सा मामूली सी गलती थी, नाट नहीं था, नाट। इन वाटर इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स वी यूज मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस या इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दे गेट नॉट एब्जॉर्ब। बच्चे अगर आपने पानी की, समंदर की डेप्थ मालूम करनी, डेप्थ कितना डीप है, या पानी के अंदर बच्चे में दुश्मन के जहाज का डायरेक्शन मालूम करना है, सोनार यूज़ करते हैं। सोनार रेडार का अल्टरनेट होता है। हवा में रेडार यूज़ होता है, पानी में रेडार क्यों काम नहीं करता? क्योंकि पानी में रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बच्चे में, डेंसर मीडियम है ना, ये रेडियो वेव्स को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। तो इसलिए उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव की स्पीड पानी में मज़ीद बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो एयर के मुकाबले में ज़्यादा इलास्टिक है। साउंड की स्पीड एयर में कितनी है? एयर में रूम टेम्परेचर पर 340, और वाटर में कितनी है? 1450। यार साउंड की जो स्पीड है ना, साउंड की, वो पानी के अंदर हो जाती है 1450 मीटर पर सेकेंड। एयर में कितनी थी? जस्ट 340। तो इसलिए वी यूज़ मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स जो है पानी में एब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि उनकी स्पीड मज़ीद बढ़ जाती है और तेज़ हो जाती है। चिदा में सो हाँ बच्चे 10 खपाना से 10,000 शमजर में दरबानी जीर शो और पैमान जड़ा रहा लग जाड़ूंगा से पशरी कबाने जो 2 मिनट हाँ खपकी गई मकान खुदा बखैर की कहना वही क्या चीज़ है यार। 114 बस लगा लगी लगी खबरें को हाँ डेर खबरें न को 114 बचे में the speed of ultrasonic waves is compared to infrasonic waves क्या होता है? 1 सेम रेशो पूछा हुआ है। खसेम खसेम स्पीड दे सेम दे गोरा बच्चे। अल्ट्रासोनिक वेव्स, सोनिक वेव्स, सोनिक साउंड को कहते हैं ना, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इनकी क्या चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ, स्पीड सेम रहता है कहना। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, हाँ एफ लेमडा ऐसे लगा ना बच्चे, एफ इज इक्वल टू V बाई लेमडा। स्पीड कांस्टेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अल्ट्रासोनिक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ बहुत छोटा होगा। इंफ्रासोनिक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बड़ा होगा। स्पीड सबका सेम होता है। इंफ्रासोनिक को अल्ट्रासोनिक क्या है? ये साउंड स्पेक्ट्रा है ना, साउंड का स्पेक्ट्रा दे रहा है आपको, ठीक है ना, साउंड के मुख्तलिफ टाइप से। 10 है ना 115। द रेशो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज इन ऑर्गन पाइप टू द ओपन एंड इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए 1 2। ऑप्शन ए बच्चे पहला क्या है? क्लोज एंड क्लोज्ड, क्लोज एंड टू ओपन एंड, टू ओपन एंड ऑर्गन पाइप है, ओपन एंड। 10वें नंबर दे बच्चे में 115। नो बच्चे क्लोज एंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन है V/4L और ओपन एंड का है V/2L, V/2L। सो V/4L और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2L/V, V कैंसिल होगा, L भी कैंसिल हो जाएगा। इट्स 2/4 और 1/2, और 1/2, 1:2। 116
by joining two consecutive points having the same phase we get wavelength का ना खुदा दी पैमान खुशाला का दा वली दा सिके देख वाला का तवी की का ना खोला क्षमा। ये क्वेश्चन नंबर है 116 116 इधर देखिए बच्चे में। हाँ बच्चे किसी ये क्या कहलाते बच्चे? क्रस्ट। ये फिर ट्रफ है, ये फिर क्रस्ट है ना। नो बच्चे क्रस्ट का फेस कितना होता है? 90 और इस क्रस्ट का भी 90 होगा। नो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट लैम्डा नहीं होता। ट्रफ का फेस कितना होता है? 270 और इसका भी 270 होगा 270। इसको मिलाने से भी वेवलेंथ बनता है। एनी टू कंसेक्यूटिव पॉइंट हैविंग द सेम फेस, फेस जिनका सेम हो, एंगल सेम हो, मिलाने से क्या बनता है? वेवलेंथ बनता है बच्चे में। वेवलेंथ दो 0 फेज वाले पॉइंट्स को मिला दे, दो 180 को मिला दे, दो 270 को मिला दे या 90 को, आपकी मर्जी, यू विल गेट अ वेवलेंथ। यू विल गेट सबती जुड़ी की सिग्नल यदि कमजोरी थी बच्चे में द नेटवर्क बदले लग खस्ता नेटवर्क इस्तेमाल का। हाँ बच्चे में 117 बच्चे में 117 the pressure of air in the tire of a moving car increases due to heating is an example of isochoric process। isochoric बच्चे टायर का वॉल्यूम फिक्स होता है, टायर का वॉल्यूम फिक्स है। नो बच्चे वॉल्यूम फिक्स होगा, हाँ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, चार्लस वॉल्यूम ला है। नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं होता। हाँ अगर वॉल्यूम को बच्चे आप कांस्टेंट रखिए, नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नो आप जितना गाड़ी चलाते हैं, नो फ्रिक्शन की वजह से, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन की वजह से टायर गर्म होता है, गर्म। और जब टायर गर्म होगा नो अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर भी बढ़ेगा। बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक। कोर इज अ वर्ड यूज फॉर वॉल्यूम। दस लगा ना बचेंगे। जिंदाबाद। 118 118 दीवाने पूछे बच्चे में, ये क्लियर है? किसी के जहन में अगर कोई क्वेश्चन हाँ जलवा अफरोज हो रहा हो, नो पूछ ले तपोज का वकना बेबेद नजार शाह। 118 the ratio of the specific heat of a gas at constant pressure to constant volume is always more than 1। जिंदाबाद। गोरे बच्चे में CP और CV का रेशो ये 1 से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि CP जो है CV से ज़्यादा होता है ना यार। The value of specific heat at constant pressure is more than constant volume। तो जब न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो रेशो 1 से बड़ा आएगा। रेशो 1 से बड़ा आएगा। 1 कब होता है? जब दोनों सेम हो। और लेस देन 1 कब होगा? जब नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाए। सही था बच्चे? 119 मोस्टली कुकिंग इज डन अंडर ऑप्शन ए आइसोबारिक प्रोसेस। आम देगचे में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। हाँ नो आम देगचे में चीज़ें ज़्यादा पकती है कि प्रेशर कुकर में ज़्यादा पकती है? हाँ आम देगचे में वाह जमा बचे दाता सके। प्रेशर कुकर में पकाना रिस्की है, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ गया ये एक बम से कम नहीं ब्लास्ट कर सकता है। इट इज सो रिस्की। हाँ तो बच्चे द सेफ मेथड इज आइसोबारिक। हाँ मोस्ट कुकिंग आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर होती है बच्चे में, आइसोकोरिक में नहीं होती। आइसोकोरिक रिस्की प्रोसेस है, रिस्की, इसमें रिस्क होता है। ठीक है, जल्दी चीज़ पकती है कम हीट के साथ, लेकिन रिस्क भी है, रिस्क। ठीक है बच्चे। और आम देगचे में बच्चे खैर है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, लेकिन रिस्क नहीं है बच्चे में, सेफ प्रोसेस है, सेफ। ओहो दगा वो लगा सिर्फ ऑप्शन तो मैं खुद दो पादी शुका ना मणि खपकेगा महा बच्चे में 120 द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो एनर्जी हार्ट से कोल्ड की तरफ चली जाए क्या वो खुद वापस आएगी? खुद नहीं, आप भी नहीं ला सकते, क्योंकि उस वक्त तक फ्लो करेगी जब तक टेम्परेचर सेम ना हो। टेम्परेचर सेम होगा तो क्या होगा? हीट डेथ हो जाएगी, वापस तो नहीं आएगा ना, वापस आ सकते हैं? नो 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 नो। 121 द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। इंसान है बच्चे, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स का ना सारे। 122 in order to increase the efficiency of a heat engine
the temperature of the hard body must be increased. That's the connection. In order to increase the efficiency of a heat engine, the temperature of the hard body must be increased. इधर देखिए ना बच्चे, efficiency बराबर है 1 minus T2 by T1 multiply by 100%. दस है बच्चे में efficiency को ज़्यादा करने के लिए ये बहुत अहम है बच्चे ब्याजा। ये फ्रैक्शन जितना छोटा आएगा, ये सॉरी बड़ा आएगा, ये फ्रैक्शन जितना बड़ा आएगा, यानी 1 से जितना ज़्यादा चीज़ माइनस होगा तो वो छोटा चीज़ आएगा ना। वाह बच्चे, एफिशिएंसी को आप ज़्यादा करना चाहते हैं, ये कम। वही बच्चे बोर्ड की तरफ देखिए, लिखना छोड़ देगा ना। तो ये T2 by T1 वाला जो रेशो है ये क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल। ये रेशो जितना स्मॉल होगा, यानी 1 से जितना छोटा चीज़ माइनस होगा तो एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा आएगी। यार अगर ये रेशो आ गया 0.1, कितना गया 1 minus 0.1 0.9 मल्टीप्लाई 190%। और अगर ये रेशो आपने डबल कर दिया, 0.1 से 0.2 हो गया, नो 1 minus 0.2 कितना जाएगा 0.8, नो 80% रिड्यूस हो गई। ये रेशो कम होना चाहिए। ये रेशो कम कब हो सकता है, या T2 बहुत ज़्यादा छोटा हो और या T1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो। नो T1 जितना हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हार्ड बॉडी। नो बच्चे ये रेशो उतना छोटा होता जाएगा, और ये रेशो जितना छोटा होता जाएगा एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। नहीं समझे? ठीक है बच्चे, हाँ बस तक आखिरी प्रोग्राम देखा। जिंदाबाद कम जेना खबर राजी वाला के पेज नमा, हाँ सिग्नल रवानी दी खोला सोर से पता नहीं लगी, ओवरटोन से खराब दी। हम बच्चे में 122 in order to increase the होश होगा ना बच्चे में, ओहो 123 the basic principle of the first law of thermodynamics, option D none of the above, it's law of conservation of energy। नकना मोर द नज़ार शदा चाहता हूँ ने गोरे दाखलक बस वही, हाँ ऑप्शन डी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नॉट इंटरनल, नॉट वर्क एंड नॉट हीट। हाँ ओके 124 कंसिडर two cylinders containing hydrogen gas and oxygen at the same temperature when then their speed must be in the ratio 4:1। क्यों बच्चे में टेम्परेचर सेम होगा, कम क्या होगा बच्चे में, हाँ टेम्परेचर जब सेम होगा, if the temperature are equal they will have the same average kinetic energy। एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी ना बच्चे में, किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, दोनों की। नो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है बच्चे, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन, हाफ तो कट जाएगा। मास ऑफ द हाइड्रोजन कितना होगा, अगर ये हम 2 ले रहे, 2 अगर ये हम 2 ले रहे तो ऑक्सीजन का कितना होगा 32, हाँ 16 मल्टीप्लाई 2 32 आता है ना यार। हाइड्रोजन का 1 into 2 2 आएगा और इसका 16 into 2। नो दाऊर बचे, अगर आप 2 पर दोनों साइड को डिवाइड कर ले, नो VH स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 16 V0 स्क्वायर, एंड इफ यू टेक द स्क्वायर रूट, V ऑफ हाइड्रोजन शुड बी 4 टाइम ऑफ V ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4:1 4:1। ठीक छो बच्चे में, जी बच्चे में जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो, if two bodies got thermal equilibrium, तो क्या सेम होगा उसकी, their average kinetic energy must be same। average kinetic energy, temperature is directly proportional to the average kinetic energy। average kinetic energy सेम होगी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ तो कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय ये हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाई हाइड्रोजन की स्पीड, और ये ऑक्सीजन का मास और ऑक्सीजन की स्पीड। हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और ऑक्सीजन का 32, 2 पर डिवाइड करें दोनों को करना बचे, 2 1 2 1 आ गया और 2 16 32, तो VH स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम ऑफ VO स्क्वायर। H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, स्क्वायर रूट ले दोनों साइड का, स्क्वायर रूट लेगा ना बचे में दोनों का,
नो हाइड्रोजन आएगा 4 टाइम ऑफ ऑक्सीजन, 4 टाइम। यार अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जो मास छोटा होगा हल्का, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी ना, और जो मास जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी। तो ऑक्सीजन का मास छोटा बड़ा है ऑक्सीजन का पार्टिकल्स का, तो उसकी स्पीड कम होगी ना, और हाइड्रोजन के पार्टिकल का मास छोटा है, स्पीड ज़्यादा होगी। कितना फ़र्क होगा? 1:4:1। हाइड्रोजन का 4 टाइम ज़्यादा और ऑक्सीजन का 4 टाइम कम। ठीक है बच्चे में, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।